नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से फन स्टडी में। मैं हूं यश और हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी इतिहास की श्रृंखला हिस्ट्री की सीरीज को, जिसमें हम पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं के इतिहास का दूसरा अध्याय। इसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो आज हम इसकी चौथी रूपरेखा को समझने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा कि कैसे पेट्रोग्राद में क्रांति हुई थी और कैसे अक्टूबर की क्रांति ने स्थान लिया था 1917 में। तो पेट्रोग्राद जो कि रूस की राजधानी हुआ करती थी उस टाइम, तो उस वहां पर भी क्रांति हुई थी। आज हम समझने वाले हैं कि अक्टूबर की क्रांति के बाद या अक्टूबर के बाद क्या बदला रूस में। तो व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, ये हमारी चौथी रूपरेखा है, चौथी हेडिंग है। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो पूरी तरह से अपोज करते थे, पूरी तरह से खिलाफ थे। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, नेशनलाइजेशन हो चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था, यानी कि जो ओनरशिप थी और उनकी जो मैनेजमेंट थी वो सारी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली थी। किसानों को सामंतों को की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई थी। किसानों को ये छूट दे दी गई थी कि वे अब सामंतों की जो जमीनें थी, जो सामंत अपने कब्जे में किए हुए थे, उन पर वे अब अपना कब्जा जमा सकते हैं। किसान जो हैं वो अब सामंतों की जमीन पर कब्जा जमा सकते हैं। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के ये पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघर बार या जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया, सोवियत हेड का चुनाव किया गया। इस टाइम इसको बुडियोनोविका भी कहते थे, बुंदियोनोविका। और यहाँ पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसकी तस्वीर है और ये हमारे बोल्शेविक्स हैं यहाँ पर। तो हमने देखा कैसे बोल्शेविक्स ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का की अपोज किया। इसके अलावा ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज और बैंक थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1917 में नवंबर के। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो मैनेजमेंट और ओनरशिप है वो इन सब ये सारे कार्य अपने हाथ में ले लिए। लैंड जो है वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई और किसानों को नोबिलिटी के जो लैंड थे उनको अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। इसके अलावा जो बोल्शेविक थे उन्होंने शहरों में बड़े बड़े घरों की पार्टीशन को बांट दिया, या बड़े बड़े घरों को बांट दिया फैमिली रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। इसके अलावा उन्होंने जो एरिस्टोक्रेसी यानी कि अभिजात्य वर्ग जो हुआ करता था उस टाइम पे, उनके द्वारा जो पुरानी पदवी इस्तेमाल की जाती थी, ओल्ड टाइटल जो यूज किए जाते थे, उनको अब बैन कर दिया। इसके अलावा उन्होंने नई आर्मी के लिए नई यूनिफॉर्म्स बनाई और एक नई हेड भी चुनी गई उस टाइम पे, जिसको सोवियत हेड या फिर बुंदियोनोविका कहा गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी अब कर दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाई। उन्होंने 1917 में कोशिश की इलेक्शन अपना स्थान ले, इलेक्शन करवाए जाए और इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाई, लेकिन फिर भी वे इलेक्शन में जीत नहीं पाए, उन्हें विक्ट्री नहीं मिल पाई इलेक्शन में। 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। वे रूसी सोवियत कांग्रेस को या अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था मानते थे, बजाय अनिश्चित परिस्थितियों यानी कि अनसर्टेन कंडीशंस में चुनी गई किसी भी असेंबली से ज्यादा। जनवरी 1918 में मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट
हिटोस ने जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों को पार्टी से मोह भंग भी होने लगा था। तो यहाँ पर लोग हमने देखा कि किस तरह से बोल्शेविक पार्टी ने अपना नाम बदल दिया यहाँ पर, और इसके अलावा जो उनका विश्वास था कि जो किसी भी उन्होंने चुनाव करवाए और चुनाव में वो जीत नहीं पाए हालांकि, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने बाकी पार्टियों को खत्म कर दिया और केवल एक पार्टी वाला देश बन गया रूस। और ये जो बोल्शेविक है वो केवल एकमात्र पार्टी रह गई, यानी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी है वो रूस की एकमात्र पार्टी बनकर सामने आई। अगली जो हमारी रूपरेखा है वो है द सिविल वॉर या फिर गृह युद्ध। तो जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। जो लोग गैर बोल्शेविक थे, समाजवादी थे, उदारवादी थे या राजशाही के समर्थक थे, इन सभी ने बोल्शेविकों के विद्रोह की निंदा की थी। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। सामाजिक क्रांतिकारियों यानी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो थे उनको ग्रीन्स कहा जाता था, और जो जार समर्थक हुआ करते थे, जो जार के सपोर्टर हुआ करते थे, उनको व्हाइट्स कहा जाता था, जबकि बोल्शेविकों द रेड्स कहा जाता था। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। यानी जो सामाजिक क्रांतिकारी थे और जार के समर्थक थे जो कि बोल्शेविकों का विद्रोह कर रहे थे, उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी सपोर्ट मिल रहा था, समर्थन यहाँ पर मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। अब ये जो युद्ध यहाँ पर चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था रूस में बोल्शेविकों के बीच, और जो अलग अलग टुकड़ियां जो बोल्शेविकों के विद्रोह में खड़ी हो गई थी उनके बीच, इन दोनों के युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं फैलने लगी थी, बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के अब व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। यहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार आखिर चाहती क्या है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई।
लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे कि मंतूवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। हमारी अगली रूपरेखा है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज का निर्माण। हम समझेंगे कि कैसे यूरोप में समाजवादी समाज का निर्माण हुआ। तो गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए कर रहे थे कि सामूहिकता या फिर होती क्या है, सामूहिकता क्या होती है, कलेक्टिव वर्क क्या होता है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात पर हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पहली 2 योजनाओं 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। यानी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने जो सभी तरह की कीमतें, सभी तरह की जो वैल्यू थी, सभी तरह के जो प्राइजेस थे, उनको फिक्स कर दिया, यहाँ पर उनको स्थिर कर दिया, स्टेबल कर दिया। इसी आधार पर केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगी। मैग्नीटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे वो यहाँ पर लिमिटेड थे। इस वजह से जो सारी कोशिशों के नतीजे थे, जो सारी एफर्ट्स के जो रिजल्ट थे वो सेम नहीं रहे। कई जगह खराब रहे, कई जगह अच्छे रहे। अगली जो हमारी रूपरेखा है वो है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, यानी स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकारों ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उससे ज्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाले रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए थे। यहाँ पर आप स्टालिन की तस्वीर देख सकते हैं। ये स्टालिन थे जो कि लेनिन के बाद सत्ता पे बैठ गए थे और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने कड़े कदम उठाए थे। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों की सौंप दी गई।
फलस्वरूप ज्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए खुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाली विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया था। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज्यादातर किसान और सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और फूल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया जाता था। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं और न ही समाजवाद के विरोधी हैं। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेलों में, श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा दिए गए थे कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर भी लोग भी शामिल थे। अगली जो हमारी रूपरेखा है वो हमारे इस अध्याय की आखिरी रूपरेखा है और यहाँ हमारा अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो ये रूपरेखा है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। विश्व में इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ा, रूसी क्रांति और रशियन संघ का, रूसी संघ का या रशियन यूएसएसआर का। तो बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए और कॉमेंटन में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में बहुत सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई थी। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया। अलग अलग प्रकार से सोच विचार हुए और अलग अलग प्रकार के जो रिजल्ट है वो सामने आए। अलग अलग प्रकार के समाजवाद का विकास हुआ अलग अलग देशों में। तो आशा है कि आपको ये अध्याय पूरी तरह से अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई शंका कोई संशय आपके मन में रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसे मिटाने की पूर्ण प्रयत्न करूंगा, पूर्ण प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव, जरा भी जानकारी से भरी लगी हो ये वीडियो, तो बने रहिए फन स्टडी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।